हे गाइस, नर्सिंग का नंबर 1 चैनल स्टडी मीडियम में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको नर्सिंग का बहुत ही अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा। तो वीडियो को शुरू से एंड तक देखिएगा। अगर पूरा प्लेलिस्ट देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दे रखा है, और पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो हमारा ऐप को जरूर डाउनलोड करें। ऐप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो क्लास को एंड तक देखिएगा और पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं इसका क्लास। तो फर्स्ट क्वेश्चन से निम्न में से बोन मैरो एस्पिरेशन के लिए कौन सी अस्थि सबसे उपयुक्त मानी जाती है? ऑप्शन ए इलियक क्रेस्ट, ऑप्शन बी ह्यूमरस, ऑप्शन सी फीमर एंड ऑप्शन डी टिबिया फिबुला। तो बोन मैरो एस्पिरेशन के लिए कौन सी हड्डी, कौन सी अस्थि सबसे उपयुक्त मानी जाती है? टिबिया फिबुला। ये कहाँ पाया जाता है? पैर में। तो बोन मैरो एस्पिरेशन के लिए इसका कोई इस्तेमाल नहीं होगा। ठीक है। फीमर ये कहाँ पाया जाता है? ये जांग में पाया जाता है। तो बोन मैरो एस्पिरेशन के लिए इसका भी कोई इस्तेमाल नहीं होगा। हेमरस ये कहाँ पाया जाता है? अपर आर्म में। इसका भी कोई इस्तेमाल नहीं होगा। इलियक क्रेस्ट ये कहाँ पाया जाता है? तो ये आपका जस्ट कमर के ऊपर पाया जाता है। तो बोन मैरो एस्पिरेशन के लिए सबसे परफेक्ट अस्थि होगा इलियक क्रेस्ट। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मूत्र में किसकी उपस्थिति का पता लगाने के लिए रोथरा परीक्षण किया जाता है? ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट परीक्षण है रोथरा परीक्षण। ऑप्शन ए एल्ब्यूमिन, ऑप्शन बी शुगर, ऑप्शन सी एसीटोन एंड ऑप्शन डी पीत लवण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एसीटोन। मूत्र में एसीटोन की मात्रा है कितनी, ये अगर आपको पता करना है तो रोथरा टेस्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। मूत्र में किसकी उपस्थिति का पता लगाने के लिए हे टेस्ट किया जाता है? ठीक है, हे परीक्षण ये किसके लिए किया जाता है? शुगर, एल्ब्यूमिन, एसीटोन या पीत लवण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पीत लवण। ठीक है, पीत लवण को पता करने के लिए हे टेस्ट किया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूत्र में किसकी उपस्थिति का पता लगाने के लिए स्मिथ परीक्षण किया जाता है? स्मिथ परीक्षण, ठीक है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। एसीटोन, एल्ब्यूमिन, पीत लवण या पीत वर्णक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पीत वर्णक। ठीक है, पीत वर्णक से आप पीत वर्णक पता लगाने के लिए आपको स्मिथ परीक्षण करना पड़ेगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लूकोज टॉलरेंस परीक्षण में पहले क्या आवश्यक होता है? परीक्षण से 8-10 घंटे पूर्व मरीज को मुंह से भोजन देना बंद कर देना चाहिए। ऑप्शन बी परीक्षण से 2-3 दिन पहले मरीज को उच्च कार्बोहाइड्रेट युक्त आहार देना चाहिए। ऑप्शन सी मरीज को दवा देना बंद कर दें। ऑप्शन डी कोई भी परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी परीक्षण से 2-3 दिन पहले से मरीज को उच्च कार्बोहाइड्रेट युक्त आहार देना चाहिए। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एबीजी एनालिसिस में ब्लड का नमूना कहाँ से लेना चाहिए? आर्टरी, धमनी से, सिरा से, कैपिलरी से या प्लूरल गुहा से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए धमनी से। ठीक है, एबीजी क्या होता है? एबीजी का मतलब होता है आर्टरियल ब्लड गैस। ठीक है, इसका जो परीक्षण होता है ये हम लोग क्यों करते हैं? तो ब्लड में हमारा जो गैस का कंसेंट्रेशन कितना होता है इसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग एबीजी टेस्ट करते हैं। ठीक है, गैस में मोस्टली O2 और CO2 का परीक्षण किया जाता है। ओके, तो इसके थ्रू करते हैं। तो अब देखो ये इसका फुल फॉर्म ही आर्टरियल ब्लड गैस, तो ये आर्टरी से ही हम लोग फाइंड करेंगे। ठीक है, आर्टरी से नमूना कलेक्ट करेंगे, सैंपल कलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो आंसर इज ऑप्शन है धमनी, आर्टरी। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जब परीक्षण के लिए रुधिर का जो नमूना होता है, ब्लड सैंपल लिया जाता है और इसको लंबे समय तक किसी कारणवश प्रयोगशाला में नहीं भेजा जाता है तो उसको किस टेम्परेचर पर संग्रहित करना चाहिए? अगर आपने ब्लड कलेक्ट कर लिया और उसको लैब नहीं भेजा गया कोई रीजन से, तो आपको उसको स्टोर करके रखना पड़ेगा ना, प्रिजर्वेट जो स्टेज हो रहा है वहाँ पे आपको रखना पड़ेगा। तो वहाँ का टेम्परेचर कितना होना चाहिए? तो वहाँ का जो टेम्परेचर होना चाहिए 4 डिग्री सेंटीग्रेड टू 6 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। ठीक है, इस टेम्परेचर पर आप उसको स्टोर करोगे तो आपको आपका जो ब्लड है उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। मूत्र का कौन सा भाग परीक्षण नमूना एकत्रित करने के लिए उपयोग में लाया जाता है? मूत्र का कौन सा भाग? आरंभिक भाग, मध्य प्रभाव, अंतिम प्रभाव या फिर ये सभी?
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रभाव। ठीक है, आरंभिक प्रभाव को नहीं लिया जाता है क्योंकि आरंभिक प्रभाव में क्या होता है कि प्रेशर ज़्यादा रहता है। प्रेशर ज़्यादा रहने से जो आप डायग्नोस करने वाले उसका आपको सही मेजरमेंट नहीं हो पाता है। दूसरी बात, आरंभिक में क्या होता है, आपका जो ट्यूब होता है वो ड्राई होता है और उसकी वजह से बहुत सारे जो आपका परीक्षण में यूज होने वाला जो होता है वो आपके ट्यूब में एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, तो सही आपको रीडिंग नहीं मिल पाती। ठीक है, अंतिम क्यों नहीं करते, अंतिम में क्या होता है, अंतिम में भी जो होता है स्टार्टिंग में जो प्रेशर ज़्यादा रहता है उसमें बहुत सारे जो आपको टेस्ट के दौरान जानना है, डायग्नोस करना है, वो आपका प्रेशर के थ्रू पहले ही निकल जाते हैं और लास्ट में क्या होता है कि बचते नहीं है। इसलिए अंतिम और आरंभिक दोनों ही सही नहीं होता है, मध्य प्रवाह आप लो, वहां पे आपको सही रीडिंग मिलेगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। एक मरीज शिकायत करता है कि उसको डेयरी प्रोडक्ट लेने के बाद दस्त के साथ क्रैम्प आ रहे हैं, तो इसका मुख्यतः डायग्नोसिस क्या होना चाहिए? सेलिएक बीमारी, इरिटेबल मोलासेस सिंड्रोम्स, असहनीय लैक्टोज या फिर सिस्टिक फाइब्रोसिस। तो डेयरी प्रोडक्ट लेने में उसको दस्त और क्रैम्प आ रहे हैं, तो इसका जो प्रॉब्लम होना चाहिए असहनीय लैक्टोज होना चाहिए, लैक्टोज इंटॉलरेंस होना चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल नली के परीक्षण है तो निम्न में से किसका प्रयोग का सही क्रम क्या होना चाहिए? तो प्रयोग का सही क्रम देख लो, आपके सामने दिया गया। तो इसका एक्चुअली जो सही क्रम है ना वो मैं आपको बता दूं। इसका सही क्रम होना चाहिए सबसे पहले इंस्पेक्शन, ठीक है, उसके बाद ऑस्कल्टेशन, उसके बाद पर्क्शन, उसके बाद पैल्पेशन। ठीक है, ये सही होना चाहिए। ओके, चलो देखो ये क्या होते हैं। इंस्पेक्शन तो आपको पता होगा, कोई भी मतलब जो इंटेस्टाइनल ट्यूब है उसका जो परीक्षण किया जाएगा तो सबसे पहले इंस्पेक्शन किया जाता है कि आखिर उसमें क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, वो करने के बाद ऑस्कल्टेशन किया जाता है। ऑस्कल्टेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें आप शरीर के जितने भी इंटरनल साउंड है उसको आप सुन सकते हो, मतलब आपके उस ट्यूब में क्या साउंड हो रहा है वो आप एब्जॉर्ब कर सकते हो। ठीक है, रीड कर सकते हो उसमें। ठीक है, पर्क्शन क्या होता है? पर्क्शन क्या होता है कि उस ट्यूब के कोई खास सतह पर, उस ट्यूब के कोई मान लो खास सतह पर अगर कोई कंपन हो रही है तो उसको आप सुन सकते हो, उसको मेजर कर सकते हो। ठीक है, तो उसको बोला जाता है पर्क्शन। उसके बाद पैल्पेशन। पैल्पेशन क्या होता है कि कोई भी उस ट्यूब में कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको हो रही है आउटर फेस में, तो वहां पे आप क्या करोगे, हाथ से छू कर टच करके उसको महसूस कर सकते हो कि क्या प्रॉब्लम है। तो ये सारे प्रोसेस का सीक्वेंस होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से, स्टेथोस्कोप की सहायता से किया जाने वाला परीक्षण निम्न में से कौन सा है? आघात परीक्षण या पर्क्शन, ऑप्शन बी ऑस्कल्टेशन, ऑप्शन सी पैल्पेशन एंड ऑप्शन डी मैनिपुलेशन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऑस्कल्टेशन। अभी हमने बताया ऑस्कल्टेशन में क्या होता है, हमारे शरीर के जो इनर पार्ट में जो साउंड आ रही है उसको सुनने के लिए हम लोग ऑस्कल्टेशन प्रोसेस करते हैं। ठीक है, तो ऑस्कल्टेशन करने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, स्टेथोस्कोप। इससे भी तो आपके शरीर के इंटरनल साउंड को सुनने में सहायता मिलती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा नॉन इन्वेसिव प्रक्रिया है? नॉन इन्वेसिव प्रक्रिया, तो सबसे पहले आपको बता दूं नॉन इन्वेसिव प्रक्रिया होती है क्या है। इन्वेसिव प्रक्रिया ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें क्या होता है, आपके शरीर के इनर पार्ट से कोई सैंपल कलेक्ट कर रहा हो या फिर कोई भी काम कर रहा है जिसमें आपके शरीर के अंदर जाया जाता है। ठीक है, तब जाके ये काम होगा, बाहर से ये काम नहीं हो सकता है। तो नॉन इन्वेसिव मतलब क्या होता है कि जो अंदर न जाके भी किया जा सके। अब देखो आईएम इंजेक्शन लगाने के लिए नीडल अंदर चुभाना पड़ेगा, तो ये नहीं हो सकता। रुधिर का सैंपल करने के लिए नीडल अंदर डालना पड़ता है, ये भी नहीं होगा। बायोप्सी, इसमें भी आपको चीर फाड़ होती है। तो जो होगा स्टेथोस्कोप द्वारा ध्वनि सुनना, ये जो होगा आपका बाहर आउटर सरफेस से हो जाएगा, तो ये हो जाएगा नॉन इन्वेसिव प्रक्रिया। आसानी से और भी बहुत सारे ऑप्शन आपको दिखेंगे। तो नॉन इन्वेसिव और इन्वेसिव क्या होता है आपको समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। मुख तथा एक्सिला द्वारा लिए गए दोनों तापमान में कितना अंतर होता है? तो आपको पता होगा पूरे बॉडी में जो आपका टेम्परेचर होता है वो फिक्स नहीं होता है, जान लो, हर जगह चेंज होते रहता है। तो मुख और एक्सिला में अगर आप टेम्परेचर में डिफरेंस देखोगे तो आपको कितने का डिफरेंस मिलेगा? 1 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं हो सकता है,
1 फ़ारेनहाइट 2 फ़ारेनहाइट या 2 डिग्री सेंटीग्रेड। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1 फ़ारेनहाइट। ठीक है, 1 फ़ारेनहाइट का अंतर दिखेगा। 1 डिग्री सेंटीग्रेड बहुत ज़्यादा हो जाता है, इतना का डिफरेंस नहीं होता है। ओके, क्योंकि हाइपोथैलेमस बैठा हुआ है टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन से मुख और मलाशय में तापमान का कितना अंतर होना चाहिए? 1 फ़ारेनहाइट 2 फ़ारेनहाइट 3 या 4? तो मुख ऑरल और रेक्टल में अगर आप देखोगे तो वहां भी आपको 1 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर का अंतर मिलेगा। ओके, तो दोनों में 1 डिग्री फ़ारेनहाइट का अंतर होता है। ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बगल और मलाशय दोनों में तापमान लेने से दोनों तापमान में कितने का अंतर पाया जाता है? तो बगल और मलाशय में बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा। ठीक है, बगल और मलाशय में अगर आप देखोगे तो 2 फ़ारेनहाइट का अंतर मिलेगा। ओके, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। मलाशय से तापमान लेने के लिए थर्मामीटर को कितने समय तक रेक्टम में रखना चाहिए? अगर आप टेम्परेचर मेजर कर रहे हो तो कितना टाइम तक वहां रखना चाहिए तब जाके आपको सही रीडिंग आए? तो 60 सेकंड तक रखना चाहिए। ठीक है, मिनिमम 60 सेकंड रखना चाहिए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 1 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन से मुख से टेम्परेचर लेने वाली जो थर्मामीटर होता है उसको मुख में कितने समय तक रखना चाहिए? 4 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट या फिर 7 मिनट? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2 मिनट। मुख में रखने के लिए 2 मिनट तक आपको मुंह में रखना पड़ेगा, तब जाके आपका रीडिंग सही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निमोनिया से ग्रस्त कोई रोगी में कहाँ से तापमान नहीं लेना चाहिए? अगर कोई रोगी का निमोनिया हुआ है तो आप टेम्परेचर कहाँ से मेजर नहीं कर सकते? मुख, बगल, मलाशय या फिर कान से? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है मुख से। ठीक है, निमोनिया होने पर मुख का जो टेम्परेचर है तो वो चेंज हो जाता है, तो आप मुख से नहीं ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन से रेक्टल थर्मामीटर को मलाशय में कितने अंदर तक डाला जाता है? 1 से 2 सेंटीमीटर, 4 से 5 सेंटीमीटर, 9 से 11 सेंटीमीटर या फिर 12 से 15 सेंटीमीटर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4 to 5 सेंटीमीटर। ठीक है, रेक्टल थर्मामीटर जो होता है जो मलाशय में डाल के आप रीडिंग करते हैं तो उसको कम से कम 4 to 5 सेंटीमीटर अंदर डालना पड़ेगा, तब जाकर रीडिंग सही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से निम्न में से कौन सी स्थिति में मुख द्वारा तापमान नहीं लिया जाता है? 7 साल के छोटे बच्चे का, पागल मरीज का, मुख की सर्जरी होने के बाद या फिर ये सभी? तो देखो, अगर मुंह से टेम्परेचर लिया जा रहा तो सबसे बड़ी बात कि वो बच्चा 7 साल से छोटा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर 7 साल से छोटा है तो मुंह से टेम्परेचर नहीं लिया जाए क्योंकि टेम्परेचर चेंज हो जाता है। पागल मरीज, उसका भी मुंह का जो टेम्परेचर है तो वो चेंज रहता है, तो वो आप नहीं ले सकते हो। ठीक है, मुंह की जो सर्जरी हुई है उसके बाद आप उसका मुंह से टेम्परेचर नहीं ले सकते हो। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी, ये सभी। ओके, आपको तैयारी और भी बेहतर बनाना, अगर आपको इस साल कंफर्म गवर्नमेंट में सीट चाहिए तो हमारे ऐप से जुड़ जाइए। वहाँ पे बहुत ही शानदार क्लासेस चल रही है, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, पीडीएफ, नोट्स, सभी चीज़ें वहाँ पे आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। साथ में मॉक सेट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रैक्टिस सेट, इतना भरपूर आपको क्लासेस दिया जाएगा जिससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। एक नाम मात्र फी के साथ आप ये कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आपको कोर्स ज्वाइन नहीं करना फिर भी ऐप डाउनलोड करें, क्योंकि वहाँ पे आपको मैं 8000 क्वेश्चंस का पीडीएफ दूंगा। उस पीडीएफ को अगर आप पढ़ लेते हो तो उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो पीडीएफ भी आपको ऐप में ही मिलेगा और ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सभी लोग जाएं और जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें।